हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर्थ एग्ज़ाम प्रेप। समर्थ एग्ज़ाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन नेशनल इनकम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ सॉल्व करवाऊँगी। आफ्टर दैट आपको एक वर्ड फाइल आपको ऑब्वियसली आपके ऐप पे मिली हुई होगी रिलेटेड टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, ट्राई टू सोल्व दैट क्वेश्चंस। और कोई बुक मिले तो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम देखो, सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ वो है जीडीपी डिफ्लेटर का। किसका है? जीडीपी डिफ्लेटर का। देखो, अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पे दिया हुआ है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कितनी दी हुई है आपको? रियल जीडीपी कितनी दी हुई है? 200। एंड आपको जो प्राइस इंडेक्स है, इसको मैं जीडीपी डिफ्लेटर भी बोल सकती हूँ स्टूडेंट। ये जीडीपी डिफ्लेटर भी तो हो सकता है ना। मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि प्राइस इंडिसेस को क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ये इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली प्राइस इंडिसेस इसलिए क्योंकि ये प्राइस इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है करंट और बेस ईयर की, इसलिए इसको स्टम्प पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, आपको प्राइस इंडिसेस दे रखी है 110, मतलब आपको जीडीपी डिफ्लेटर कितना दे रखा है? 110। ये बेस ईयर 100 है ना, वो मान के चलना पड़ता है, नहीं तो फिर वहाँ पे अगर बेस ईयर चेंज हो जाता है ना तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है, इसलिए इन लोगों को मेंशन करना जरूरी रहता है। अब आपको क्या निकालनी है? नॉमिनल जीडीपी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। देखो, अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो अगर मान लो आपको ऑप्शन परसेंटेज की फॉर्म में है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, और आपको अगर परसेंटेज की फॉर्म में नहीं दिए हुए, पॉइंट की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप इस 100 को स्किप कर देना। वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो देखो, नॉमिनल जीडीपी निकालना है, तो नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाय रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मेरा क्या आ जाएगा? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे मेरा जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो कितना दिया हुआ है? 110। प्राइस इंडिसेस कितनी दी हुई है? 110 की। अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय करूं किससे? रियल जीडीपी मेरी कितनी दी रखी है? 200, ठीक है। ये कितना हो गया? ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट यहाँ पे? अब देखो, अगर आपको वहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, 220 भी दे सकता है, तो आप डिवाइड बाय 100 कर देना। वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। जीडीपी डिफ्लेटर आ गया, प्राइस इंडिसेस आ गई अपनी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? ओके अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है आपको। नॉमिनल जीडीपी आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको प्राइस इंडिसेस गिवन है 120, यानी जीडीपी डिफ्लेटर आपको गिवन है 120 का, ठीक है। उसके बाद आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है, सेम चीज़ है, बस जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला पुट करा। क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है। अगर मेरे को रियल जीडीपी निकालनी है तो मैं रियल जीडीपी को इधर ले आऊं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मेरा कितना हो जाएगा? ये जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडी है ना। नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर कितना हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी मुझे कितना दिया हुआ है? 1200, और मेरा जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो कितना दिया हुआ है? 120। 0 से 0 गया, 12 से ये कितना आ गया? तो मेरी रियल जीडीपी कितनी हो गई? 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो इंडिसेस में अगर, तो ये 1000 हो जाएगी। वहाँ पे ऑप्शन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, किस फॉर्म में दिया हुआ है आपको वो मैटर करता है। यहाँ पे बेस ऑलरेडी 100 है तो ये
10 हो जाएगी। अब आते हैं रियल जीडीपी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रियल जीडीपी इज ₹300 एंड नॉमिनल जीडीपी इज 330, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको प्राइस इंडेक्सेस निकालनी है। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई 330, रियल जीडीपी कितनी हो गई 300। ठीक है, ये इससे कट गया, 3 1 जा 3 0, कितना आ गया 11/10। इसको मैं 1.1 लिख सकती हूँ। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गए हमारे नॉर्मल जीडीपी डिफ्लेटर के क्वेश्चन। ओके, तो वापस से हम अपना नेशनल इनकम का जो है न्यूमेरिकल्स है वो शुरू करते हैं। देखो, जो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने जीडीपी डिफ्लेटर के क्वेश्चन कर लिए स्टूडेंट। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर के क्वेश्चन कर लिए। अब उसके बाद हम आते हैं इस पे, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, हमें क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पे निकालना है। ठीक है, अब हमें ये जब चीज निकालनी है, एट मार्केट प्राइस, तो देखो हमें ये चीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट? ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हम कैसे निकालते हैं? टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करते हैं, तो टोटल आउटपुट सबसे पहले निकालना होता है। तो टोटल आउटपुट क्या होता है हमारा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है स्टूडेंट? 300। हमारा चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? -10। कितना हो जाएगा? 290। ये तो हमारी टोटल आउटपुट की वैल्यू आ गई। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें निकालना है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दे रखा है हमारा? इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें दे रखा है 150। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? ये आ गया 140। ये हमारी वैल्यू आ गई GVA/MP की। अब हमें निकालना क्या है? हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमारे पास क्या आ गया? ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मैंने एक चीज़ बताई थी स्टूडेंट, मैंने एक चीज़ बताई थी कि ग्रोस से अगर नेट जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? माइनस। तो यहाँ पे 140 जो है हमारा ऑलरेडी वैल्यू आ चुका है। अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूँ, मतलब 20 को मैं माइनस कर दूँ, तो मेरी वैल्यू आ जाती है 120। दिस इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट स्टूडेंट? उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या करना है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो नेशनल
इनकम हमारी क्या होती है, सबसे पहले ये होती है हमारी NNPFC, ये हमारी नेशनल इनकम होती है। उसके बाद हमें निकालना है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये निकालने के लिए पहले हमें नेशनल इनकम पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारी नेशनल इनकम है वो प्लस जो भी हमारा डेप्रीशिएशन है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो वाली अगर चीज़ है, अगर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र, ठीक है, नेट करंट ट्रांसफ़र प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें NNPFC निकालना है, मतलब नेशनल इनकम निकालना है। तो ये क्या होता है हमारा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, वी ऑल नो दिस थिंग, है ना। कंजप्शन हमारा कितना दे रखा है, कंजप्शन यहाँ से निकाल लेंगे, ये गवर्नमेंट कंजप्शन हो गया, ये प्राइवेट का फाइनल कंजप्शन हो गया, ये तो कितना हो गया 600 प्लस 200 प्लस इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये हमारा कहाँ पे दे रखा है, ठीक है, प्लस X माइनस M, तो नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है -20, है ना, ये हमें चीज़ गिवन है। प्लस एक और चीज़ इसमें इंक्लूड होगी और वो है चेंज इन स्टॉक। क्यों होगी चेंज इन स्टॉक इंक्लूड, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि चेंज ऑफ स्टॉक जो है ये प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल में हेल्प करता है। मतलब कैपिटल अगर हम जहाँ पे काउंट करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में, या कैपिटल फॉर्मेशन में हमें चेंज इन स्टॉक क्या कहता है, बताता है, कैपिटल फॉर्मेशन में चेंजेस बताता है, क्योंकि ये क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो इसलिए चेंज इन स्टॉक GDP में इंक्लूड होता है। तो इसको प्लस 10 कर देंगे, तो ये हमारी जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 890, हाँ 890 हमारी क्या आ गई स्टूडेंट, नेशनल इनकम, ये हमारी नेशनल इनकम आ गई। अब देखो हमें निकालना है ग्रॉस नेशनल नेट डिस्पोजेबल, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मैंने फॉर्मूला यहाँ बताया नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम मेरी कितनी है 890, ठीक है। उसके बाद डेप्रीशिएशन मैंने बोला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो नेट फैक्टर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चीज होगी कि ये जो है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी जो ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की हमने बात करी थी कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल में जो अमाउंट लगता है, तो ग्रोस माइनस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मैं ग्रोस में से नेट को माइनस कर दूं तो मेरा टोटल जो क्या है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने ग्रोस में से नेट को माइनस करा, ग्रोस में से नेट को माइनस करा, तो 125 में से अगर मैंने 100 को माइनस करा तो मेरे पास 25 आया, मेरे पास 25 आया। ये 25 मेरा क्या है, ये 25 मेरा है डेप्रिसिएशन, ये 25 मेरा क्या है, ये 25 मेरा है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसीलिए 890 में से मैं 25 को माइनस कर दूंगी, मैं 25 को माइनस कर दूंगी, क्योंकि सॉरी ऐड कर दूंगी 890 प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25। उसके बाद आता है नेट करंट ट्रांसफ़र। तो नेट करंट ट्रांसफ़र जो हमारे स्टूडेंट हैं नेट करंट ट्रांसफ़र देखो 15 दिया हुआ है हमें, तो ये प्लस 15। उसके बाद मैंने बोला नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कहाँ पे दिए हुए हैं 5 जो हमारे हैं, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, तो प्लस 5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको एक बार साइड कर दो, 890 प्लस 25 कितना हो गया 20 1 30 30 1 40 40 1 45, तो 890 900 935
935 करोड़। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक डिस्पोजेबल इनकम की। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की वैल्यू हमारी आ गई 935 करोड़। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्या करना है हमें? एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट करनी है दो मेथड के थ्रू, बाय प्रोडक्शन मेथड एंड बाय इनकम मेथड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोडक्शन मेथड की। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड की। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन मेथड जो होता है उसमें बेसिकली जो हमने पहला क्वेश्चन करा था कि जो जीवीए हम निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं मार्केट प्राइस पे, जिसमें हमारा होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो ये होता है। उसके बाद हमें पता है कि नेशनल इनकम जो है वो होती है एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी होती है। तो ये मेरा एक तरीके से जीडीपीएमपी हो गया, ये मेरा जीडीपीएमपी हो गया। अब देखो, अगर मेरे को जीडीपीएमपी से एफसी जाना है, मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो उसके बाद क्या करूँगी मैं? जीडीपी ओ सॉरी, एनएनपीएफसी पूछा है ना, सॉरी 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 सॉरी, मैंने नेशनल इनकम सोच लिया। देखो एनएनपीएफसी जाना है, एनएनपीएमपी जाना है, ये हमारा जीडीपीएमपी हमें गिवन है, जीडीपीएमपी हमें गिवन है। तो देखो एमपी से एमपी जा रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ग्रोस से नेट जा रहे हैं, ग्रोस से नेट जा रहे हैं, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन माइनस होगा, माइनस होगा। तो ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन माइनस। उसके बाद हम डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, तो हो जाएगा प्लस एन एफ आई ए। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास पहले तो जीडीपीएमपी हम निकाल लेते हैं, पहले तो जीडीपीएमपी निकाल लेंगे। तो जीडीपीएमपी जो है वो कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कितनी दे रखी है? 1000 प्लस 900 प्लस 700, कितना हो जाएगा? ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 900 प्लस 700, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन 500 प्लस 400 प्लस 300, कितना हो जाएगा ये? 1000, 900, 1900, 1900, 2000, 2600। ठीक है, उसके बाद 1200, 1200। इफ़ वी माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 1400। 1400 हमारे पास जीडीपीएमपी आ गई। अब हमें एनएनपीएमपी निकालना है, तो मेरी जो जीडीपीएमपी है मतलब 1400 है, ये जो मेरी वैल्यू है ये 1400 आ गई। इसमें से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूँ, इसमें से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन है, तो ये -40। और उसके बाद अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को माइनस करूँ, तो ये मेरी है -20। ठीक है, वो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1400 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा? 1340, जो हमारा एनएनपीएमपी आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला प्रोडक्शन मेथड से।
दूसरा जो है वो हम करेंगे इनकम मेथड से, वो हम करेंगे इनकम मेथड से। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, इनकम मेथड में NNPMP जो होता है वो हमारा होगा जो भी इमोलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो भी उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है ना, वो सब प्लस जो हमारी मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस NFIA, प्लस NFIA। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। तो एमिलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय कितना हो गया, देखो हमें एमिलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय ऊपर गिवन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमें 400 गिवन है ना, तो ये हो जाएगा 400 प्लस हमें मिक्स्ड इनकम जो है वो दे रखी है 650, हमें जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो 300 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड दे रखा है -20। एक और चीज ऐड होगी, क्या होगी, रेंट, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट आते हैं तो रेंट भी तो इंक्लूड होगा, तो +10। तो ये टोटल अगर हम करेंगे तो हमारा जब तुम करोगे तो ऑलमोस्ट ये आएगा हमारा 1340, आंसर यही आएगा। 600, 1000, 1000, 1300, 1350, 1350 -20 प्लस 10 कितना बचा 10, तो 1350 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1340, ठीक है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, मुझे लगा गिवन नहीं है। हाँ तो फिर तभी तो रेंट तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सॉरी हाँ एक्चुअली मैंने क्या करा, मुझे लगा कि क्योंकि वैल्यू तो सेम आनी है तो मुझे लगा कि आगे क्वेश्चन में NIT इंक्लूडेड नहीं है, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन में या तो ये मिसिंग है या इन्होंने रेंट को इंक्लूड कर लिया। मेरे दिमाग में था कि रेंट क्यों इंक्लूड होगा, ये तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाता है ना, रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट, तो -NIT सॉरी प्लस NIT, और तो NIT यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 10, NIT हमें यहाँ पे 10 दे रखा है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं, फ्रेम करके कैसे पूछे जा सकते हैं, रीजन दो, एक्सप्लेन करो कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन जो है, जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है बाय ए ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, पहले में जो भी फॉरेन का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है फॉरेन की किसी ब्रांच का इंडिया में, तो वो क्या होगा, जो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है उसमें ये इंक्लूड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल इनकम ना, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये फॉरेन बैंक का है तो ये उन्हीं के पास जाएगा, बट डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नाउ कमिंग टू सेकंड, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू स्टाफ बाय एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब देखो, अगर न्यू दिल्ली में अगर एम्बेसी लोकेटेड है तो न्यू दिल्ली में वो इंडिया की तो होगी नहीं, बाहर की एम्बेसी होगी, तो बाहर की एम्बेसी होगी तो उसे पे भी बाहर की ही कंट्री करेगी, तो वो किसी भी तरीके से जो उसकी फैक्टर इनकम्स है वो नहीं आएगी यहाँ पे, तो इसलिए ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। इंटरेस्ट जो भी रिसीव्ड हो रहा है इंडियन रेजिडेंट को फ्रॉम इट्स एब्रॉड फर्म, बाहर की फर्म पे कर रही है इंडियन रेजिडेंट को, तो वो किस में काउंट हो जाएगा,
फैक्टर इनकम में। तो फैक्टर इनकम में क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ इनकम या गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। तो ये क्या काउंट होता है, नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये भी काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से सिर्फ ये पहला वाला होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन डाउट सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।